बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 26 जून है और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, बनिंगाला में एक जासूस पकड़ा गया। ये जासूस कौन है और किस तरह जासूसी करता था और इसके हैंडलर्स कौन है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी अहम खबर आपको बताते चलें, पाकिस्तान में एक सर्वे करवाया गया गैलप की तरफ से और खान साहब के हवाले से हैरानकुन इंकशाफात और हकाइक सामने आए। इस सर्वे में पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम निकात उठाए और महवर मरकज क्या रहा और किस इदारे से तवक्कुआत वाबस्ता की और कुछ सवालात किए हैं पाकिस्तान के एक इदारे से, इसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपको भी बताते चलें, मरीम नवाज के हवाले से एक निजी टीवी चैनल पर कुछ इंकशाफात किए गए, कुछ वीडियोज हैं जिसका तस्करा किया जा रहा है और अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी किस्म की कोई तरदीद सामने नहीं आई और ना ही कोई मौकिफ सामने आया। ये कहानी भी आपको सुनाएंगे कि हाउस ऑफ शरीफ ने किस तरह ऑडियोज और वीडियोज के सहारे अपने केसेस को खत्म कराने की कोशिश की और अब मरीम नवाज की सियासत का महवर मरकज जो ऑडियो वीडियोज थी, अब किस तरह खुद ही इस जाल में फंस चुकी हैं। वैसे खान साहब की जान को खतरा है और उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जब उनकी हुकूमत को गिराया गया और एक इंपोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने देखा कि कराची से लेकर खैबर तक सिर्फ एक ही आवाज थी, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। जब कोई शख्स झुकता नहीं है ना, तो उसे गिराने की कोशिश की जाती है, तोड़ने की कोशिश की जाती है। और जब वो टूटता नहीं, गिरता नहीं, झुकता नहीं, तो फिर ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि शायद वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाए और फिर उनकी मर्जी के फैसले हो सकें जिन ताकतों ने बाज लोगों को आलाकार बनाकर, जासूस बनाकर कहीं भेजा होता है। व्यूअर्स, ये कहानी बनिंगाला की है, जहां पर उन तमाम लोगों की नजरें लगी हुई हैं कि बनिंगाला के अंदर हो क्या रहा है। सियासतदान हो, वो जानने की कोशिश करते हैं कि आज इमरान खान ने क्या कहा, इसे काउंटर कैसे करना है। हुकूमती वज़रा की एक टीम मौजूद है जो मॉनिटर करती है। पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर एक टीम मौजूद है जिसका बाकायदा ये काम है कि उन्होंने खान साहब के जुमलों को साइड पर निकालना है और फिर किसी को ब्रीफ करना है इस हवाले से कि आज इमरान खान ने क्या कहा और इसका काउंटर नैरेटिव कैसे चलाया जा सकेगा। और फिर एक सेल बाकायदा मौजूद है जिसका काम यह है कि इमरान खान की बातों को निकालना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातों को निकालना और फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो कंट्रोल्ड मीडिया है उसके दरमियान। और किस शख्स ने जाकर, यानी इनके अपने जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के, जब वो टॉक शोज में बैठेंगे तो फिर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, ये बाकायदा काम किया जा रहा है। यानी जासूसी भी की जा रही है, काउंटर नैरेटिव भी बनाया जा रहा है। अब बनिंगाला सेंटर ऑफ अटेंशन कैसे बन गया? खान साहब वहां पे मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान की 13-14 जमातें, बल्कि तमाम सियासी जमातों को आगे लगाया हुआ है। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के राब्ता करते हैं, पैगाम रसानी का काम हो रहा है, मैसेजिंग हो रही है, सॉफ्ट मैसेजेस दिए जाते हैं, हार्ड मैसेजेस दिए जाते हैं। यानी जो न्यूक्लियस इस वक्त सियासत का बना हुआ है वो बनिंगाला और इमरान खान बने हुए हैं। अब कोशिश ये की जा रही थी बहुत अरसे से कि किसी तरह इमरान खान को जेर किया जाए, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लेकर आए और ब्लैकमेलिंग करके अपने जो मकासद है उन्हें पूरा कर लिया जाए। आपको याद होगा कि खान साहब के 2 फोन भी इससे पहले चोरी हुए और फिर कहा गया कि आपको जो तलाश आप कर रहे हैं इसमें नहीं मिलेगा, चूंकि खान साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और इसे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और अगर उनकी जान को कुछ होता है तो यकीनन वक्त आने पर इसे रिलीज किया जाएगा। हमने हमेशा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हों या बाहर की खुफिया एजेंसीज हों, उनके हवाले से स्पाई कैमरे भी देखे हैं, स्पाई सॉफ्टवेयर्स भी देखे हैं। इसराइल का बड़ा एक नाम है इस हवाले से, जिन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर भी ईजाद किए जो दुनिया के मुख्तलिफ बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनकी जो खुफिया गुफ्तगू थी उसे रिकॉर्ड करते रहे, मॉनिटर करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। तो ये काम ताकतों का हमेशा से रहा, लोगों को जेर करने के लिए, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लाने के लिए, अगर आपकी बात ना मानी जाए और आप फिर अपने मकासद को पूरा भी कर लेते हैं। खान साहब के हवाले से जो खुफिया एजेंसीज थी, यानी इजाजुल हक साहब ने खुद ये कहा कि जब मैं इमरान खान को मिलकर आया तो आईबी मेरा फोन टेप कर रही थी। मुझे दोस्तों ने बताया कि ख्याल से रहा करो, तुम्हारे फोन जो है वो टेप किए जा रहे हैं।
इससे पहले भी आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है पाकिस्तान का, वो इस तरह के काम करता रहा है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग के नाम के ऊपर खबर लोगों की तलाश की जाती है और खबर जो है अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को पहुंचाकर उसके मकासद हासिल किए जाते हैं। ये है आईबी का काम और पाकिस्तान के खुफिया इदारों का काम। अब हम सिर्फ उन इदारों की बात कर रहे हैं जो सिविलियन है और उन इदारों की हम कतन बात नहीं कर रहे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सालमियत के साथ है और पाकिस्तान के साथ है। वो इदारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह हैं, सिर्फ उन इदारों की बात की जा रही है। अब एक शख्स बनीगाला के अंदर मौजूद है और बनीगाला के अंदर जो लोग काम करते हैं वो वाहिद जरिया बन सकते थे उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए जिसके लिए तलाश की जा रही है, जिसको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लाने के लिए खान साहब को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ लोगों को यकीनन राब्ते भी किए गए होंगे, पूछा गया होगा कौन अंदर जाता है, कौन खान साहब के पास सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है, किसकी ड्यूटी है खान साहब के कमरे को साफ करने की, किसकी ड्यूटी है बनीगाला के गेट के ऊपर, कितने लोग सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं और इनकी टाइमिंग्स क्या है, बनीगाला के अंदर रेगुलर जाता कौन है और बनीगाला में रिहाइश पजीर कौन है, आबादी इसके अंदर कितनी है, कितने लोगों को क्या टास्क दिए गए। इन तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर करने का बुनियादी मकसद क्या हो सकता है ताकि कोई रास्ता तलाश किया जा सके, कोई रास्ता बनाया जा सके, एक विंडो ओपन की जा सके जिससे इंफॉर्मेशन हम बाहर निकाल सकें। व्यूअर्स, जिस एज में हम रह रहे हैं ना, ये कंप्यूटर साइंस की एज है, टेक्नोलॉजी की एज है और ऐसे ऐसे डिवाइसेस मौजूद हैं जिनके जरिए आप किसी की भी जासूसी कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक एक मुलाजिम है खान साहब का जो काफी अरसे से यहां पर काम करता था और इसका बुनियादी मकसद ये था, जो इसके पास ड्यूटीज थी, इसने खान साहब का कमरा भी साफ करना है, घर के अंदर भी जाता था, मुख्तलिफ कमरों में इसका आना जाना है और यानी मुकम्मल एक्सेस इसके पास है। और जब लोगों को पता चलता है कि ये मुलाजिम जिसे पकड़ा गया जासूसी करते हुए कि ये एक बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकता है, तो फिर इसे एंगेज कर लिया गया कुछ लोगों की तरफ से। और एंगेज करने का बुनियादी मकसद ये था कि खान साहब के कमरे के अंदर डिवाइस सेट की जा सके और अगर डिवाइस सेट हो गई तो फिर उनका मकसद पूरा हो जाएगा और जिसने जो गुफ्तगू सुननी है वो सुन सकता है। दुनिया के अंदर ऐसे डिवाइसेस मौजूद हैं, यानी अगर आपने किसी कमरे को बग करना हो तो 2 या 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप किसी की गुफ्तगू सुन सकते हैं। यानी एक डिवाइस है जो कैमरे की शक्ल में भी लग सकता है, कोई पेन की शक्ल में लग सकता है, कोई जो डेकोरेशन पीस, मेंटल पीस जो है उसकी शक्ल में लग सकता है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। यानी जो स्विच बोर्ड होता है भी आप जो स्पाई डिवाइसेस हैं उन्हें कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसका टारगेट ये था कि खान साहब के कमरे में इस डिवाइस को लगाया जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि ये शख्स वक्त से पहले ही पकड़ा गया और इस जासूस की किसी और ने जासूसी कर दी, मुखबरी कर दी। और जब इस शख्स को पकड़ा गया तो इसे पूछगिछ भी की गई कि तुम्हें किसने भेजा है। इस हवाले से शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि डिटेल्स वक्त आने पर कौम के सामने रख दी जाएंगी, चूंकि हसास नोयत की इंफॉर्मेशन है और चीजें कंफर्म की जा रही हैं कि इसका हैंडलर कौन था। कुछ इंफॉर्मेशन इस शख्स ने खुद बताई है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबर पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट की गई उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है और इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर है कि अगर ये शख्स जिसे सिक्योरिटी जो वहां पे मौजूद थी बनीगाला की, उसने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया, पहले ये चेक करना चाहिए था कि ये इसके हैंडलर कौन है, इसे बैठाकर जो उसने खुद भी बताया कि वो किसके कहने पर ये सब कुछ जासूसी कर रहा था और इसका हदफ क्या था और ये शख्स कब से जासूसी कर रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये शख्स काफी अरसे से बनीगाला के अंदर मौजूद है और इस दौरान क्या वो कामयाब हुआ डिवाइस लगाने में और किस किस्म की इंफॉर्मेशन बनीगाला से बाहर दी गई, यानी बनीगाला में कौन आता है, किससे मुलाकातें होती हैं, ये बहुत संजीदा सवालात हैं। आप जब चारों तरफ से आपके दुश्मन हो और एक तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज भी आपसे मुंह मोड़ लें तो फिर आपको ख्याल रखना पड़ता है आपकी मुलाकात किससे हो रही है, कौन सा शख्स आया था और उसे क्या पैगाम दिया गया। याद रखिएगा,
इंटेलिजेंस एजेंसीज इसी तरह काम करती हैं। अगर कोई शख्स खान साहब को मिलकर आया तो जाहिर सी बात है फिर उसका भी फोन टैप किया जाएगा, जैसा एजाजुल हक ने कहा, और फिर उस पर नजर रखी जाएगी और फिर डॉट से डॉट में लाकर इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर दिया जाता है। तो व्यूअर्स, इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जो सवाल मैंने उठाया कि चाहिए तो ये था कि इसे उस वक्त तक तहवील में रखते, इसे पूछगिछ करते जब तक इसके असल हैंडलर से राब्ता ना हो जाता और उनसे बाकायदा यानी पाकिस्तान के इदारों को या फिर पाकिस्तान की अदालतों को कम से कम बता दिया जाता कि इमरान खान की किस लेवल के ऊपर जासूसी जो है वो की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक आपको भी बताते चलें कि जो जवाब सामने आया है शहबाज गिल की तरफ से, वो ये कहते हैं कि इस किस्म की भौंडी हरकतें की जा रही हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे लोगों के दफ्तरों पर बुलाकर मालूमात लेने की कोशिश की जाती है, दफ्तरों में बुलाकर धमकाया जाता है और फिर मालूमात लेने की कोशिश की जाती है। इस किस्म की शर्मनाक हरकतों से इज्तनाब किया जाए। और फिर यह भी कहा गया कि जो मुलाजिम पकड़ा गया उसने और भी बहुत बातें बताई हैं जो उस वक्त शेयर नहीं कर सकते, इस वक्त शेयर नहीं कर सकते। इस मुलाजिम को अरसे से पैसे दिए जा रहे थे और क्या क्या काम कराए होंगे अभी पता नहीं है। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो की जा रही हैं। व्यूअर्स, ये वक्त आने पर चीज़ें मजीद भी सामने आएंगी, लेकिन जो कुछ हुआ ये इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अगर इमरान खान को कुछ होता है तो ये पूरे पाकिस्तान की बदनामी होगी। और दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा नेशनल आपका नुकसान हो जाएगा, कौमी नुकसान हो जाएगा, जिसका अजाला कोई इदारा नहीं कर पाएगा, कोई सियासी शख्सियत नहीं कर पाएगी अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ। दूसरी खबर आपको बताते चले कि खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर दिया। हुकूमत की तरफ से जितने भी इकदाम किए गए, खान साहब ने ऑब्वियसली उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। आम आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया गया। जो तनख्वाहदार तबका जितना भी है उसको टैक्स जो नेट था उसमें लेकर आए, पहले से मौजूद हैं, लेकिन जो टैक्सेस थे उसमें बढ़ा दिया गया। पहले ये कहा गया था कि जो सरकारी मुलाजमीन होंगे उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन शहबाज जिस स्पीड के साथ यू टर्न ले रहे हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की तारीख में कहीं आपको नहीं मिलेगी। एक दिन ऐलान किया जाता है कि हम टैक्स लगा रहे हैं, दूसरे दिन कहा जाता है कि टैक्स वापस ले लिया गया, तीसरे दिन डबल करके टैक्स को जो है वो लगा दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। इस पूरे सिनेरियो में जो सियासी इसका नुक्ता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे थे कि खान साहब लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च क्या करेंगे, और ये जो अवाम के दरमियान और उनके दरमियान जो एक खलीज पैदा हो रही है, जो मोमेंटम बना हुआ था, इसे कैसे सस्टेन किया जाएगा। और कल से जब ये खबर अनाउंस भी हुई कि खान साहब सिर्फ और सिर्फ कारकुनान से खिताब करेंगे, हर हल्के में जाएंगे, जितने भी जो कॉन्फ्रेंसेस होंगी या फिर कन्वेंशंस होंगे इससे खिताब करेंगे, तो मुझे ज़ाती तौर पे ये फील हुआ कि शायद खान साहब के जो बीरबल हैं उन्हें मशवरे गलत दे रहे हैं। और अगर गैप ज़्यादा आया तो शायद खान साहब का जो ताल्लुक़ है अवाम से, और जो लोगों को एकदम से जगाना पड़ता है, ऐसी कौम को जो ख्वाब गफलत में काफ़ी देर से है और सोई हुई कौम है, तो शायद ये मुश्किल हो जाता है। हमारी बहैसियत कौम वो हालत है कि हम कौम नहीं बन पाए, हम एक हजूम है जिन्हें बार बार जगाना पड़ता है। जो मोमेंटम पाकिस्तान की कौम का जिस दिन खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, आज शायद उतनी ज़्यादा एनर्जी ना मौजूद हो, क्योंकि महंगाई ने जिस तरह इस कौम को जकड़ा है। गम गुस्सा तो पाया जाता है, लेकिन अगर आप इन्हें कहेंगे शायद सड़कों पे आ जाए तो वो शायद रिएक्शन ना मिल पाए। तो इसीलिए राब्ता बहुत ज़रूरी था अवाम के साथ, उनके साथ बात करना, और इस हुकूमत ने जो कुछ किया असल चेहरा जो है वो अवाम को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, मोबिलाइज करना। तो खान साहब ने अभी ऐलान किया है कि परेड ग्राउंड में वो इकट्ठे होंगे। पिंडी, इस्लामाबाद और जो मुल्क के दीगर शहर हैं वहाँ से लोगों को लाया जाएगा। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमने दो टोक में इसका बाकायदा जिक्र भी किया कि अगर खान साहब वहीं पर ऐलान कर दें कि हम धरना देंगे तो फिर हालात जो हैं मुश्किल हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत सर जोड़ के बैठी हुई है। उस वक्त से जब से खान साहब ने ऐलान किया कि वो धरना तो नहीं देंगे, लेकिन ये जो जलसा करने जा रहे हैं, तो अगर ऐलान कर दिया गया कि हम धरना भी देंगे तो फिर इसको किस तरह निपटा जाए, और क्या परेड ग्राउंड के अंदर जलसे की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर इसे रद्द कर दिया जाता है। तो ये इस वक्त हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है।
اور دوسری طرف جو خان صاحب کو میسیجنگ کی جا رہی تھی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ ابھی آپ انتظار کریں اور پاکستان کی جو حکومت ہے جو نیوٹرل کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ اس لفظ استعمال مت کریں، اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی ہے اور اب وہ شاید اداروں پر اس وقت تنقید مت کریں، لیکن یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے اس حکومت کو ضرور جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیں گے اور ان کو آئینہ دکھانا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہو گیا ہے. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں، آج پاکستان کے اندر ایک سروے آیا اور سروے کی اہمیت اس لیے بھی ہے، اور خان صاحب نے متعدد دفعہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بھی کہا جو میڈیشن کروا رہے تھے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے اور یہ ایک واحد راستہ ہے اس بحران سے نکلنے کا. اب یہی سوال پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا گیا کہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن ہو اور کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرایا گیا. گیلپ کا یہ سروے ہے ویورز، اور بہت ہی معتبر ادارہ اس لیے بھی ہے، معتبر اس لیے کہ خان صاحب کے مخالفین بھی گیلپ سروے کو مانتے ہیں. اب تقریباً 1300 کے قریب لوگوں سے ایک سوال پوچھا گیا. وہ سوال کیا تھا کہ وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے پر پاکستانیوں کی کیا رائے ہے، اور اس پر اکثریت نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر نہیں تھا. اس بات کا انکشاف عوامی آراء جاننے کے حوالے سے گیلپ سروے نے کیا اور گیلپ پاکستان نے کیا، اور سروے کے نتائج کے مطابق 61% 61% پاکستانی عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے پر پر ناراض ہیں، اور 39% جو لوگ ہیں پاکستانی عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے پر خوش نظر آئے، جبکہ 25 مئی کے لانگ مارچ کو 41% شہریوں نے کامیاب اور 28% نے ناکام اور 31% نے ناکامیاب کہا، نہ اسے ناکام قرار دیا، وہ نیوٹرل ہی رہے. اچھا، پھر دوسری طرف نتائج کے مطابق، سروے کے نتائج کے مطابق 48% پاکستانیوں نے عمران خان کو ہٹانے کی وجہ مہنگائی اور 46% نے امریکی سازش قرار دیا. یہاں پر 50-50 والی سچویشن ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سروے کیا گیا ہے وہ 30 مئی سے 13 جون کو 2022 کے درمیان کیا گیا اور تقریباً 12 سے 1300 لوگوں نے اس میں شرکت کی. ویورز، پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، جنہوں نے سوئے ہوئے اسیسمنٹ کی تھی کہ شاید عوام اٹھے گی نہیں عمران خان کے ساتھ، وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے. فضل الرحمان نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے پیچھے ادارے کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جن کو وہ برا بھلا کہتے تھے، آج ان کے پیچھے کھڑے ہوئے انہیں نظر آ رہے ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے جب یہی لوگ پاکستان کے اداروں کو برا بھلا دوبارہ کہیں گے اور پاکستان کے ادارے کچھ نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیے گا، جب فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم پھر نام لیں گے، یعنی وارننگ دی تھی پاکستان کے طاقتور حلقوں کو. طاقتور حلقے بھول جاتے ہیں لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ نہیں بھولتی، ضرور انہیں یاد کرائے گی. ویورز، ایک خبر، پاکستان کے ایک ٹی وی چینل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ایک ویڈیو موجود ہے اور اسے کسی وقت بھی ریلیز کیا جا سکتا ہے. اب اس کی بنیادی وجہ کیا بنی اور کیوں اس طرح خبر جو ہے وہ رپورٹ کی گئی؟ اگر ویڈیو موجود تھی تو اسے ریلیز کر دیا جاتا، کیوں اس قسم کی اطلاع پہلے دی گئی پاکستان کی میڈیا کے اوپر، اور پھر ویڈیو موجود ہے ریلیز کیوں نہیں کیا گیا، اور اس کے ویڈیو کے اندر کیا ہے، یہ تمام چیزیں کہی گئی. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو کے مندرجات جو ہیں وہ سامنے لائے گئے. اب یہ ویڈیو کیا ہے؟ ویڈیو بڑے کمرے کی ہے جس میں مریم نواز نیب حراست میں موجود ہے. یاد رکھیے گا، نیب کے حوالے سے وہ یہ کہتی رہی کہ مجھے زمین پہ بٹھا کر جو ہے وہ کھانا دیا جاتا اور میرے سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ باتھ روم کے اندر جو کسی صورت بھی قابل قبول بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہو، پاکستان کا سیاستدان ہو، مریم نواز ہو، یہ کسی صورت بھی بات قبول نہیں کی جا سکتی کہ آپ باتھ رومز کے اندر کیمرے لگائیں. اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہر پاکستانی کو مذمت کرنی چاہیے اگر ایسی ویڈیوز موجود ہیں. اچھا، اب اس خبر کے مطابق ویڈیو میں جو مریم نواز ہیں وہ نیب کی حراست میں ہیں اور مریم نے سفید لباس اور رنگ دار دوپٹہ پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پوری کی پوری انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور جس کسی نے بھی یہ خبر دی ہے ڈی جی ٹی وی چینل کو، اس نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور پھر اس کے بعد
ان مدرجات کو لکھا کہ اس ویڈیو میں اصل میں ہے کیا۔ مریم نواز کا نیب حراست میں چھپا کر موبائل فون لے جانے کا انکشاف، کمرے میں 4 سے 6 باوردی خواتین داخل ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل شیئر کر لیتا ہوں جو نجی ٹی وی چینل کی طرف سے شیئر کی گئی۔ افسر اہلکاروں کو کمرے کی تلاشی کا حکم دیتی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز کے پاس فون موجود ہے اور ان کی مدد کے لیے وہاں پر پولیس کے لوگ بھی موجود تھے۔ اب یہ ویڈیو لانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اب یہ کام ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے؟ موبائل حراست میں ان کے پاس کیسے پہنچا؟ اوبویسلی اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سوال پوچھنا چاہیے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بھی۔ ایک بڑا سوال ہے، نیب کی حراست میں عام آدمی کو فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ سین اکثر انڈین فلمز کے اندر دیکھا ہوگا کہ موبائل فون جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو سب سے بڑا ڈاکو لٹیرا جیل کے اندر موجود ہوتا ہے، جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے، اس کے پاس موبائل فون بھی پہنچ جائے گا، جیل کے اندر تمام سہولیات بھی اسے مل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کی خبر جو ہے اس فیل کی عکاسی کرتا ہے۔ اب یہ خبر سچی ہے، غلط ہے، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو یقیناً برطانیہ کے اندر اس کی بہت زبردست قسم کی لائبلٹیز ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی مریم نواز نے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈورا جو لیکس یا پیپرز غالباً آئے تھے، اس میں جنید صفدر کے حوالے سے خبر لگی تھی، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ معافی مانگیں۔ برطانیہ میں تو اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز اگر آپ ثابت نہ کر پائیں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ پاکستان میں تو آپ کو نظر آ رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، لیکن جو برطانیہ کی اسٹریم ہے وہاں پر شاید لکھا ہوا میسج آ جاتا ہے کہ دس ویڈیو از ناٹ اپلوڈیڈ ان یور کنٹری، یعنی اسے برطانیہ میں اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ اور اس حوالے سے مزید کوئی نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے کوئی تردید بھی نہیں آئی، نہ کوئی بیان سامنے آیا۔ اس وقت تو فوری آ گیا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لندن میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس طرح جانے نہ دیجیے گا اس چینل کو، بلکہ آپ نے ان سے معافی منگوانی ہے۔ پھر مفتاح اسماعیل کے حوالے سے بھی خبر آئی، ان کے گھر کی تعزین و آرائش کی گئی، اس کے اوپر بھی موقف سامنے آیا۔ تو یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی کل، اور اس میں بار بار نام لے کر اس چینل کا وہ کہتی رہی کہ میرے والد کا تو نام بدل دیا گیا، میرے اوپر ظلم کیے گئے، پاکستان پی ٹی آئی جو پاکستان ٹیلی ویژن چینل ہے اسے دیوالیہ کیا گیا، ایک چینل کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کے قومی ادارے کو نقصان پہنچایا گیا۔ پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹیں بھی نکالی۔ پھر وہاں پہ ایک صحافی نے بیٹھے ہوئے سوال بھی کیا کہ جب معاملہ عدالت میں ہے تو آپ کس بنیاد کے اوپر یہ تمام باتیں کر رہی ہیں؟ یعنی ایک آپ کو پرسنل ایک ٹینشن جو ہے ہاؤس آف شریف اور اس ادارے کے درمیان نظر آئے گی۔ اگر ایک طرف سے کوئی بات کہی جا رہی ہے تو دوسری طرف سے اس ویڈیو کا نکالنا یقیناً سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ کس قسم کا اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن ویورز، میں سمجھتا ہوں کہ قصوروار مریم ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر آڈیو ویڈیو کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کھیل جو شروع کیا گیا ناصر بٹ کے ذریعے، ناصر بٹ خود کہتا ہے، ہمارے سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جو کام نواز شریف کے لیے کیا، یا نواز شریف جس طرح انہوں نے سرخرو کیا جج ارشد ملک کی ویڈیو اور پھر باقی جو معاملات ہیں، اس میں ناصر بٹ کا بڑا کردار رہا۔ اور آڈیو ویڈیوز کے ذریعے مریم نواز نے کس طرح، آپ کو یاد ہوگا، پریس کانفرنس کی اور پھر قوم سے ایک کلین چٹ لینے کی کوشش کی، پھر عدالتوں کے اندر کیوں ثبوت پیش کیے نہیں جاتے، یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار کی ایک آڈیو آ جاتی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مریم نواز کی 5 آڈیوز آئی میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اور پھر اب یہ وہی طریقے ہیں جو عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اصل میں یہ مریم کی اپنی غلطی ہے۔ بلاول اس مقابلے میں بہت آگے نکل گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا لیا کہ میں بھٹو خاندان سے ہوں اور ملک کا جو ہوں وزیر خارجہ ہوں، تو اس کی انٹری اچھی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو مریم۔ اب دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ان دونوں میں اگر کسی کی بہتر تربیت، سیاسی تربیت کا اگر آپ ذکر کریں تو بلاول بھٹو بہت آگے نکل گیا ہے۔ مریم کی سیاست آڈیو ویڈیوز کے دن گھومتی ہے، تو انفارچونیٹلی یہی ان کی سیاسی میراث ہے، اس سے آگے یہ نہیں جا سکیں گی، اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کو یہی کچھ دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہی ان کا مقدر تھا، اور انہیں اس سے زیادہ پاکستان کی سیاست میں کچھ نہیں ملے گا۔ ویورز، آنے والے دن میں مزید چیزیں کلیئر ہوں گی کہ یہ ویڈیو تھی
क्या वीडियो थी और इसे निजी टीवी चैनल की तरफ से क्यों नहीं दिखाया गया, सिर्फ मुदरजात क्यों मंजर-ए-आम पर लाए गए, और फिर हाउस ऑफ शरीफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, हम लंदन से भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और कल आपके सामने रखेंगे कि इस इदारे के हवाले से वो क्या कहते हैं, इनके मदरजात के हवाले से क्या कहते हैं, और नैब के अंदर हिरासत के अंदर जो मरीम नवाज़ की अगर कोई वीडियो मौजूद है और मदरजात अगर जिस तरह डिस्कस किए गए, इनकी हकीकत क्या है, ये भी आपके सामने आइंदा वीडियो में हम जो है वो शेयर करेंगे। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।